ये एक कंप्लीट स्टोरी है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसके सारे एपिसोड्स आएंगे, कमेंट में बताइएगा। और हाँ, बाकी के स्टोरी के राइटर्स स्टोरी लिख रही हैं, इसलिए जैसे ही वो सब लगभग 1 घंटे की वीडियो के लिए स्टोरी लिख देती हैं तो ठीक वैसे ही एपिसोड आ जाया करेंगे। और ये अगर आप लोग हमारी लेखिकाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और जब ऐड देखें तो उसे तुरंत स्किप न करके 30 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे राइटर्स को मोटिवेशन मिलता है, तब वो और तेजी से लिखते हैं। बस इतना ही कहना था, बाकी आप सबको जो अच्छा लगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माही ओबेरॉय ठंडी समुद्री लहरों में डूबती जा रही थी। धुंधले पानी के आर पार उसे कुछ चेहरे दिखाई दिए, मॉम डैड और उसके चारों भाई, और वो लड़की भी जिसने उसका नाम, उसकी पहचान और उसका घर सब कुछ छीन लिया था। पर किसी की आंखों में उसके लिए चिंता नहीं थी। सांसें थमने लगी थीं, सीने में एक अजीब सी जलन फैल रही थी। और तभी डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने हेवनली क्वीन सिस्टम अनलॉक कर लिया है। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सिस्टम आपको पुनर्जन्म की सुविधा देगा। कृपया बताएं, क्या आप पुनर्जन्म लेना चाहेंगी? किसी रोबोट जैसी आवाज माही के दिमाग में गूंजी। कुछ समझने से पहले ही जिंदा रहने की चाहत ने माही को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बधाई हो, आपको 1 महीने का जीवन मिला है। भविष्य में आप ट्रैफिक के जरिए हेल्थ पॉइंट्स कमा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आप जल्द ही टॉप की क्वीन बनेंगी। एक तेज सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। जब आंखें खुली तो वो एक जाना पहचाना कमरा था। पलंग के पास रखी फोटो में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था, पर उसमें माही कांपती और खोई हुई सी दिख रही थी। वो सचमुच वापस आ गई थी। माही ओबेरॉय परिवार की सबसे छोटी बेटी, 4 भाइयों की लाडली, बचपन में सबकी जान, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 साल की उम्र में जब वो अपने चौथे भाई के साथ बाहर गई तो मानव तस्करों ने उसे अगवा कर लिया। सदमे में आए माँ पापा ने उसी उम्र की एक लड़की को गोद ले लिया और उसका नाम भी रख दिया माही, पर वो असली माही नहीं थी। उसका असली नाम था नताशा ओबेरॉय। 22 की उम्र में असली माही ने खुद को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साबित कर लिया था। चेहरा हूबहू माँ जैसा था। इसी वजह से ओबेरॉय परिवार को उसकी असलियत पता चली। माही को लगा अब सब ठीक होगा, लेकिन उसके माँ बाप और भाई उसे गमवार, संकीर्ण सोच वाली और नकली समझते रहे। उन्हें डर था कि नताशा को उसके असली अतीत से दुख ना हो, इसलिए उन्होंने सारा प्यार उसी पर बरसा दिया। माही बस एक परछाई बनकर उस घर में रह रही थी। यहाँ तक कि जब माही और नताशा को किसी ने अगवा किया तो परिवार ने नताशा को बचाया और अपनी सगी बेटी को समुद्र में धकेल दिया। अब जब दोबारा आंखें खुली तो माही की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने बेड साइड टेबल से फोटो उठाई और ठंडी आवाज में फुसफुसाई, अब नहीं, अब मैं किसी के लिए खुद को मिटाऊंगी नहीं। टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। माही ने जाकर दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी वही नकली माही, यानी नताशा ओबेरॉय। माही, वो आह पी मूवी जिसका मैंने हिस्सा निभाया था ना, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा गया है। डायरेक्टर राजेश खन्ना आज डिनर दे रहे हैं, तुम भी चलो। मैं चाहती हूँ वो तुम्हें भी जाने। माही ने भौहें उठाई। ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। पिछले जन्म में भी नताशा इसी तरह उसे ले गई थी और डिनर के नाम पर नशे में डुबोकर उसकी इमेज मिटाने की कोशिश की थी। अगर माही ने बचपन में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ना ली होती तो शायद वो अपना सब कुछ खो देती। उसी दिन माही को समझ आ गया था कि नताशा के पीछे छुपा चेहरा कितना घिनौना है। तुम्हारी ये मेहरबानी सर आंखों पर तुम्हारे प्लान में फंसने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसने नताशा का हाथ झटक दिया। आवाज में कोई भाव नहीं था, बस सर्द ध्वनि। माही, तुम नताशा से इस लहजे में बात कैसे कर सकती हो? ऊपर से आते हुए स्वर ने माही को चौंकाया। करण ओबेरॉय, उसका दूसरा भाई और अब उसका मैनेजर। वो तेजी से नीचे आया और नताशा को अपनी ओट में कर लिया। नताशा की आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे, मानो वो एक मासूम परी हो और माही कोई चुड़ैल।
माही मन ही मन हंसी, काश तुम्हारी ये एक्टिंग कैमरे के सामने भी ऐसी होती तो ओबेरॉय फैमिली को करोड़ों बर्बाद ना करने पड़ते। माही, तुम्हारा करियर वैसे भी गिर रहा है। नताशा तुम्हें एक और मौका दे रही है और तुम यूं बदतमीजी कर रही हो। करण ने नताशा की ओर देखा और गुस्से से माही पर बरस पड़ा। माही ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। गिर रहा है? अरे भाई, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे वो सब तुमने अपनी दुलारी नताशा को दे दिए। जो ऊपर से मीठे अंदर से खट्टे होते हैं वही तो तुम लोग हो। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नताशा अब भी नहीं है इंडस्ट्री में, उसे स्टार्टअप के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए और हम सब एक ही परिवार हैं, उसमें क्या बुरा है? बिल्कुल सही कहा, परिवार पर सिर्फ नाम का। काम तो सिर्फ एक तरफा लुटेरों वाला कर रहे हो। माही अब और बहस में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे याद था सिस्टम ने सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी थी। हर पल कीमती था। धड़ाम, दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। करण अवाक खड़ा रह गया। जिसे कल तक वो अपने इशारे पर नचाता था, आज उसने उसकी बात काट दी। वो दरवाजा पीटने लगा। माही, दरवाजा खोलो। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी मुझसे ऐसे बात करने की? पर माही के कानों में वो आवाज अब महज एक पुरानी कैसेट की तरह थी, बेसुरी और बेमायने। पीछे खड़ी नताशा ने झूठे आंसुओं के साथ कहा, भैया प्लीज गुस्सा मत हो, माही का मूड शायद ठीक नहीं है। हम सबको उसे थोड़ा समय देना चाहिए। एकदम सही टाइमिंग पर बोले गए मीठे शब्द, ताकि माही दिखे जिद्दी और वो लगे शरीफ। पर इस बार माही के दिल में कोई टीस नहीं उठी, कोई दर्द नहीं बचा था। अब तो बस, उसने मन में सोचा, अब खेल शुरू हुआ है नताशा। तुमने जो छीना है वो अब मैं वापस लूंगी, सिस्टम के साथ। पिछले जीवन में माही ओबेरॉय ने सब कुछ सहा था। अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोचती थी कि ये लोग उसका परिवार है। 20 साल की उम्र में जिसे कभी अपना कुछ नहीं मिला, उसके लिए ये रिश्ता ही सब कुछ था। वो बचे हुए रिश्ते को संजोना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने समझा अगर ऐसा ही परिवार होना है तो बेहतर है कि कोई परिवार ना हो। अब उसका एक ही लक्ष्य था, जिंदगी को बढ़ाना और उन सबको उनके किए का हिसाब देना। सिस्टम, क्या तुम हो? माही ने मन ही मन पुकारा। वो ओबेरॉय हाउस को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी थी। नमस्ते होस्ट, हेवनली क्वीन सिस्टम में आपका स्वागत है। तुमने कहा था कि सिर्फ 1 महीने की जिंदगी दे सकते हो, बाकी मुझे खुद अर्जित करनी होगी। कैसे? हमारा उद्देश्य है आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप क्वीन बनाना। हेल्थ पॉइंट्स कमाने के लिए आपको फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, चर्चा में रहना होगा। जब लोग आपको जानने लगेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा और आप पॉइंट्स अर्जित कर सकेंगे। जिस दिन आप क्वीन बन जाएंगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा। मतलब जिंदा रहने के लिए मुझे लोगों की नजरों में आना होगा, फेमस होना होगा। बिल्कुल सही। बात खत्म होते ही माही को एक आइडिया आया। अब जब उसके सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स नताशा को दे दिए गए थे, उसके पास ना तो स्क्रीन टाइम था और ना ही नए फैंस बनने का मौका। एक और गर्माहट भरी सलाह, अगर आप किसी की सच्चे दिल से मदद करें और उसका आभार प्राप्त करें तो भी आपको हेल्थ पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम की यह बात सुनते ही माही की आंखों में चमक आ गई। वो बिस्तर की तरफ बढ़ी और साइड टेबल की दराज से एक बैंक कार्ड निकाला जो उसे विक्रम ओबेरॉय ने दिया था, एक तरह का मुआवजा उसके खोए सालों के लिए। माही ने कार्ड को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों उतरते हुए उसने देखा नीचे सब बैठे थे, बस सबसे बड़े भाई आदित्य वहाँ नहीं थे। बाकी सब माँ आरण्या, भाई करण और सब मिलकर उस नाटकीय लड़की को सांत्वना दे रहे थे। नताशा माँ की गोद में दुबकी हुई थी, आंखें लाल। अदाकारी तो ऐसी मानो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अभी मिले। माही ने एक नजर डाली और बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वहीं रुको, करण ओबेरॉय की आवाज में गुस्से की चिंगारी थी। उसने सोचा था माही माफी मांगने आई है, लेकिन उसने तो देखा भी नहीं। नताशा से माफी मांगो। माही रुक गई, पलटी और सीधी नजर से देखा। माफी? क्यों माही, ये क्या बेहूदगी है? माँ अरण्या ने झुंझलाकर कहा, हम सब एक परिवार हैं। अगर तुमने नताशा को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स दे भी दिए तो क्या हुआ?
तुम दोनों ओबेरॉय खानदान की बेटियां हो, एक दूसरे से प्यार करो। आज तुम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। माही की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। आप लोग उसके परिवार हैं, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं लगती, और जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं वो अब किसी को नहीं देने वाली, और जो मुझसे छीना गया था वो सब वापस लूंगी। जरा अपनी जबान देखो। विक्रम ओबेरॉय ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका। क्या इसी तरह की परवरिश दी है हमने? तुम इस घर की बेटी कहलाने लायक ही नहीं हो। माही ने हंसकर कहा, परवरिश की बात भी उन्हीं से करनी चाहिए जो वाकई संस्कारी हो। और रही बात ओबेरॉय परिवार बेटी की होने की बात, ये ताज आप नताशा को मुमाब रखो। पूरा कमरा सन्न हो गया। कुछ पल तक सब खामोश, और तभी वही नताशा आह भरती आवाज, डैड मॉम प्लीज गुस्सा मत हो। माही से जुड़ने के लिए ही तो मैंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। माही प्लीज घर मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मैं ही निकल जाती हूँ। नताशा की आंखों से 2 बूंदें गिरी और पूरे ड्राइंग रूम में सहानुभूति का भूचाल आ गया। लेकिन माही बस देखती रही उस पूरे नाटक को। अंदर से उसकी हंसी छूट रही थी। अगर इतनी समझदारी है तो निकल जाओ, किसी ने रोका नहीं है। नताशा उठने की एक्टिंग करने लगी, फिर चुपचाप वहीं बैठी रह गई। बातों से निकलने वालों की कमजोरी वही है, वो बस बातें करते हैं। और तुम्हारी एक्टिंग? कम से कम ओबेरॉय हाउस के बाहर कोई देख भी नहीं रहा इसे। माही की आवाज धीमी थी पर चुभती हुई। माही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आरण्या ने चिल्लाते हुए पूछा। तुम चाहती हो कि नताशा मर जाए? उसने तुम्हारे लिए ऊपर एक्टर राजेश बखाना से तक रिक्वेस्ट की थी, और तुम उसे ही धक्का दे रही हो। माही की आंखों में अब पूना थी। मेरे लिए? उसने एक कड़वा ठहाका मारा। आप लोगों को वाकई लगता है कि राजेश जैसे पटिया इंसान के पास भेजकर आप मेरा भला कर रहे थे? उसे हर कोई जानता है, आस के शौक, उसके कैमरे और उसकी गंदी हरकतें, और आप सब चुप रहे जानते हुए भी। क्या ये सब मेरे लिए था? इंडस्ट्री में हर कोई जानता है उसके थोकर कैसे वो लड़कियों को छूता है, कैसे फोटो खींचता है, कैसे उन्हें ब्लैकमेल करता है। कई लड़कियों सहती हैं पर आवाज नहीं उठा पाती। और आप लोगों को नहीं पता था? ओबेरॉय परिवार, जो देश की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों में से एक है, उन्हें कुछ नहीं पता? कमरे में अब चुप्पी नहीं थी, बल्कि गुनगुनाती हुई सच्चाई थी। नताशा, ओबेरॉय के आसपास के लोग अब उसकी सच्चाई जानने लगे थे, फिर भी कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन माही ओबेरॉय, वो तो आधे साल से इस घर में थी और कोई उसे अब तक पहचान तक नहीं पाया। कमरे में बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए चौंक से गए। उन्हें सब पता था, फिर भी अनजान बने में ही भलाई समझ रहे थे। नताशा अभी अभी इस इंडस्ट्री में आई है, वो बचपन से भोली रही है, उसे क्या मालूम ऐसे लोगों के बारे में। और माही, तुम इतनी पक्की कैसे हो कि राजेश खन्ना तुम्हारे साथ कुछ गलत ही करेगा? इतने लोगों में अगर उसने तुम्हें चुना तो पहले खुद में झांक कर देखो। ये शब्द थे रणवीर ओबेरॉय के, ओबेरॉय परिवार के तीसरे बेटे के, और बाकी सब उसकी बात से सहमत नजर आ रहे थे। बहुत सारे आर्टिस्ट राजेश खन्ना के साथ काम करते हैं। अगर वो तुम्हें चुन रहा है तो शायद तुम्हारी ही कोई कमी रही होगी। माही को अंदाजा नहीं था कि ये परिवार उसे गिराने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। जो हुआ ही नहीं था, उसका दोष भी उसी के सिर मढ़ दिया गया। वाह, क्या तुम लोग सच में सुन रहे हो खुद को? कौन सा भाई अपनी सगी बहन के लिए ऐसी बातें करता है? सच कहूँ, तुम सब इस रिश्ते के लायक ही नहीं हो, तो निकल जाए इस घर से। आरण्या ओबेरॉय, जो अब तक नताशा को चुप करा रही थी, गुस्से से बोली। उनके लिए माही हमेशा से स्वार्थी रही थी, असभ्य और हर वक्त नताशा से जलने वाली। अब जब माही ने नताशा पर आरोप लगाया, आरण्या की नजरों में वो और भी गिर गई। माही ने कड़वी हंसी हंसी। हद होती है बेशर्मी की। सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं। घबराइए मत, मैं खुद ही जा रही हूँ। ओबेरॉय खानदान की छोटी राजकुमारी वाला तमगा उसे ही मुबारक हो। क्या हमें धमका रही हो? अब तक शांत बैठे विक्रम ओबेरॉय ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। उनकी आवाज में दबी दबी चिंगारी थी।
उन्हें अब विश्वास हो चला था कि नताशा सही कहती थी। माही तो हमेशा धमकियों देने वाली चालाक लड़की है। अब ये घर छोड़ दूंगी कहकर सबको ब्लैकमेल कर रही है। धमकी? नहीं मिस्टर विक्रम, मैं खुद को इतना अहम नहीं समझती। मैं तो बस आप सबको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मुझे आपके इस नकली परिवार नाम की चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप सबका सदाबहार परिवार बना रहे, मेरी शुभकामनाएं। माही की आवाज नर्म थी, लेकिन उसमें वो लहजा था जो हर सुनने वाले को भीतर तक चुभ जाए। माही, प्लीज अब ये ड्रामा बंद करो। विक्रम ओबेरॉय का चेहरा अब गहरे बादलों जैसा था। आज जो तमाशा हुआ उससे उनका सिर फट रहा था। उन्हें पता था कि कंपनी ने जब माही को घर बुलाया था तो उस पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जरूर दिए गए थे, पर नताशा भी तो तकलीफ से गुजरी थी, तो उसके लिए कुछ हटा कर देना जरूरी हो गया था। ये सिर्फ एक डिनर पार्टी ही तो थी। अगर नहीं जाना चाहती तो मत जाती, इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? नताशा मासूम है, उसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? अगर तुम्हें अब भी शिकायत है तो करण को कहूंगा कि कल तुम्हारे लिए 2-3 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स निकाल दे। चुन लो जो चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं है मिस्टर ओबेरॉय, वो प्रोजेक्ट्स अपनी राजकुमारी के पास ही रहने दीजिए। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। माही अब इस पक्षपात की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ विक्रम की बात सुनकर। और ये बैंक कार्ड जो आपने दिया था उसे मैं स्वीकार कर रही हूँ। वो मेरी भरपाई थी और मैं उसे ले रही हूँ, पर इसके अलावा इस घर से अब एक पैसा भी नहीं लूंगी। अब मेरा असिस्टेंट आएगा और मेरा सामान ले जाएगा। इसके बाद हम दोनों के बीच कुछ बाकी नहीं रहेगा। न आप मुझ पर न मैं आप पर कोई कर्ज। तू सच में जा रही है? कारण ओबेरॉय ने सोफे से उठकर उसे ठंडी नजरों से देखा। उसे लगता था माही की ये सारी हरकतें सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका थीं। सोच लो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब स्वरांजलि एंटरटेनमेंट से बंधा है। अगर तुम ओबेरॉय परिवार छोड़ दो तो जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास क्या बचेगा? और आप इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करने की हिम्मत रखते हैं? माही का चेहरा अब पत्थर सा शांत था। मुझे आप और करण भली भांति जानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैध है या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये अवैध कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में भेज दूं या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं ताकि सब जाने कैसे स्वरांजलि एंटरटेनमेंट अपने आर्टिस्ट्स को फंसाता है? ताक तू। करण का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन अब कुछ कहने को रह ही क्या गया था। विक्रम एक पल को चुप हो गए। उन्हें अच्छे से पता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट माही के साथ साइन करवाया गया था उसमें कई ऐसी बातें थीं जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य थीं। अगर माही ने सहमति दे दी होती तभी वह वैध माना जाता, लेकिन अगर वो चाहती तो कभी भी इसे अदालत में चुनौती देकर रद्द करवा सकती थी। उसने तो बस माही पर शिकंजा कसने के लिए यह हथकंडा अपनाया था, पर आज माही की बेबाकी ने उसे खुद ही फंसा दिया। ठीक है, तो फिर निर्देशक ललित वर्मा ने तुम्हें जो रियलिटी शो के लिए इनवाइट किया था अब वो नताशा करेगी। आखिरकार बुलावा तो हमारी कंपनी के आर्टिस्ट के लिए आया था। अगर तुम जा रही हो तो तुम उस शो का हिस्सा नहीं हो सकती। माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यही तो चाह रहे थे तुम लोग। ये मौका माही को उस दिन मिला था जब उसने निर्देशक ललित वर्मा की बेटी को अस्थमा अटैक से बचाया था। एहसान मानते हुए उन्होंने एक ए लिस्ट अभिनेत्री की जगह ये मौका माही को दिया, जो तब तक बस एक मध्यम स्तर की कलाकार थी। उस दिन जब ललित वर्मा ने उन्हें इनवाइट किया, उसी दिन नताशा ने माही को राजेश खन्ना के साथ डिनर पर बुलाया था। नियत बस यही थी कि पेपराजी उनकी तस्वीरें लें और माही का नाम एक शादीशुदा डायरेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए। आप ललित वर्मा से खुद पूछ लीजिए, क्या उन्हें स्वरांजलि एंटरटेनमेंट चाहिए या माही ओबेरॉय? कम से कम एक मर्द को थोड़ी शर्म होनी चाहिए। इतने नीचे मत गिरिए। इतना कहकर माही ने किसी की एक न सुनी और दरवाजा जोर से बंद करके निकल गई। ओबेरॉय विला की दीवारें जैसे घर्रा उठी और ठीक तभी अंदर से नताशा की वही घिसी पिटी मासूम आवाज गूंज उठी, मॉम डैड, आप लोग माही को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? आप तो सालों से उसे ढूंढ रहे थे, फिर सिर्फ मेरी वजह से इतना बड़ा झगड़ा क्यों कर दिया? मेरी ही गलती है।
मैंने राजेश खन्ना की पृष्ठभूमि ठीक से नहीं जांची। सिर्फ इसी वजह से माही हमसे नाराज हो गई। अगर आप कहें तो मैं ही चली जाती हूँ। उसके बाद शायद माही का गुस्सा शांत हो जाए। उसके शब्द सुनकर जो थोड़ी बहुत ग्लानि आरण्या ओबेरॉय के मन में थी, वो भी पूरी तरह माही के खिलाफ बदल गई। नताशा, सारी जिम्मेदारी मत लो। माही तो हमें धमका रही है। मैं देखता हूँ कौन उसकी हिम्मत करता है उसे साइन करने की। जब उसे एहसास होगा कि इस इंडस्ट्री में ओबेरॉय परिवार के बिना उसकी कोई औकात नहीं, वो खुद ही घुटनों के बल लौटेगी माफी मांगने। विक्रम ओबेरॉय ने जैसे अब तय कर लिया था, माही को सबक सिखाना है। पर उस वक्त माही ओबेरॉय, जो ओबेरॉय विला से दूर जा चुकी थी, उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसके चेहरे से वो सालों की उदासी, अस्वीकार, उपेक्षा जैसे उड़ गई थी। वो सीधे अपने पुराने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंची, जो उसने मुंबई में खुद के पैसों से किराए पर लिया था। ओबेरॉय विला में रहने के बाद भी उसने इसका किराया कभी बंद नहीं किया था, क्योंकि जब भी उसे बुरा लगता, वो यहीं आकर अपना दिल हल्का करती थी। वो मुस्कुराई, अलमारी खोली और जो बैंक कार्ड विक्रम ओबेरॉय ने मुआवजे के नाम पर उसे दिया था, उसे उठाकर सीधे अनाथ विकलांग बच्चों के एक ट्रस्ट में दान कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सोफे पर बैठी अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। अभी असिस्टेंट का मैसेज आया था, ओबेरॉय फैमिली ने तुम्हें इंडस्ट्री से बैन कर दिया है। वो चाहते हैं कि तुम घुटनों के बल लौटो। माही ने ठंडी मुस्कान दी। जो माफी मांगते हैं वो अक्सर उन्हें दी जाती है, जो गलत होते हैं। और मैं गलत नहीं हूँ। उसकी पतली गोरी उंगलियां धीरे धीरे सोफे की कुशन पर थिरकती रहीं। ठीक तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। क्या तुमने स्वरांजलि एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? ये मैसेज था उस इंसान का जिसे वो कभी अपनी जिंदगी की रोशनी मानती थी, युवराज मेहरा। युवराज, उसका बचपन का साथी, जब माही को 4 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था, जब वो सड़कों पर भीख मांगती थी। जब तकदीर ने उसे उसके मास्टर के घर तक पहुंचाया, तब वहाँ पास वाले घर में ही था युवराज। वो 3 साल बड़ा था माही से। वही उसे कहानी सुनाता, डर से लड़ना सिखाता, हाथ थामकर धूप में ले जाता। उसके लिए माही के दिल में एक वक्त वो जगह थी जिसे किसी ने कभी नहीं भरा। 16 साल की उम्र में जब युवराज वापस मुंबई लौट गया, माही ने उसी दिन ठान लिया, मैं उससे फिर मिलूंगी। उसने दिन रात मेहनत कर फिल्म अकादमी में एडमिशन लिया, फिर एक दिन डेब्यू किया। और जब उसने अपनी पहली फिल्म पूरी की, उसी रात युवराज ने उसे पार्टी में बुलाया। शराब के नशे में माही ने उसे प्रपोज किया और युवराज ने हाँ कहा। मैं उसकी जिंदगी में खास हूँ। माही को यही लगा था। पर आज वो तस्वीरें जो उसने कभी कैमरे में कैद की थीं, अब स्क्रीन पर बेजान लगीं। उसने अपने और युवराज की फोटो को देखा और खुद से मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, काश मैं भी खुद को उस नजर से देख पाती जिस नजर से उसे देखा था। फोन का कीबोर्ड खोला और बस एक शब्द लिखा, हाँ। माही के उस अनोखे ठंडे लहजे ने युवराज मेहरा को भी थोड़ा असहज कर दिया। हालांकि उसने यही सोचा कि शायद माही अपने परिवार से लड़ाई और इंडस्ट्री के बैन के डर से परेशान है। नताशा ने कहा कि तुम डायरेक्टर ललित वर्मा के शो में नहीं जा रही हो? माही ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को पकड़ते हुए पूछा, नताशा, तुम उससे इतने घुल-मिल के कब से हो गए? असल में माही जानती थी कि नताशा और पूरा ओबेरॉय परिवार अब उसे एक आवारा लड़की मानते हैं। उनके लिए अब वो कुछ नहीं बची थी। शायद नताशा को डर था कि माही कहीं शो में हिस्सा न ले ले, इसलिए उसने युवराज को भेजा था उसे टटोलने। माही, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, प्लीज यूं शक मत करो। फिर वो तुम्हारी बहन बने ना, मेरी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। युवराज के मैसेज पढ़ते हुए माही ने होंठों पर हल्की सी हंसी लाई। ठीक वही लाइन जो वो पिछले जन्म में बार बार सुन चुकी थी। पहले भी जब माही ने युवराज और नताशा के रिश्ते की गहराई को महसूस किया था, तब हर बार जब उसने सवाल उठाया, उसे शक करने वाली और जिद्दी कहा गया। मैं ये शो जरूर करूंगी, माही ने ठोस शब्दों में लिखा। युवराज का माथा सिकुड़ गया।
जवाब आया, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। ओबेरॉय परिवार से लड़ना समझदारी नहीं। क्यों ना तुम खुद ही डायरेक्टर ललित से कह दो कि ये शो नताशा को दे दे। मान लो ये एक माफी है अपने परिवार के लिए। तुम्हारा रवैया इस बार वाकई बहुत ज्यादा है। आखिर परिवार है, एक दूसरे का ख्याल रखना ही पड़ता है। ये सब पढ़ते हुए माही को हंसी आ गई। वो फिर वही कहानियां सुना रहा है। पिछले जन्म में भी जब माही ने राजेश खन्ना से जुड़ी गंदी हरकतों के चलते शो न करने का फैसला लिया था, तब भी उसे यही सब समझाया गया कि उसे नताशा के लिए जगह छोड़नी चाहिए, विक्रम और आरण्या की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे जरूरी परिवार की इज्जत वो भी मान गई थी परिवार की खातिर। पर फिर वो सच्चाई सामने आया कि युवराज मेहरा उसी शो का हिस्सा बन चुका था उसके पीठ पीछे। शो में युवराज और नताशा की केमिस्ट्री को लोग फेरी टेल रोमांस कहने लगे। एक तरफ वो जनता का प्यारा कपल बन गए और दूसरी तरफ माही को बेस्ट एक्टर की पब्लिसिटी के पीछे भागने वाली चालाक लड़की कहकर ट्रोल किया गया। कुछ ने तो उसे दूसरी औरत तक कह डाला। नताशा ने तब सोशल मीडिया पर कुछ भावुक पोस्ट डाली, मैं बहन हूँ पर दिल दुखता है, और दुनिया उसकी मासूमियत पर फिदा हो गई। पर उस पूरे ड्रामे में एक भी इंसान माही का नहीं था। उसके अपने परिवार ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर गालियां, आरोप, ट्रेंड्स माही को भीतर से तोड़ते रहे। करण ओबेरॉय जो टॉप मैनेजर था, उसने कभी भी उसकी इमेज संभालने की कोशिश नहीं की। जब माही ने करण से सवाल किया, तब उसने एक ठंडी बात कही, इंटरनेट की कोई याददाश्त नहीं होती, चुप रहो, सफाई दोगी तो और शर्मिंदगी मिलेगी। फिर एक दिन एक इवेंट में उसने टीवी पर देखा ओबेरॉय परिवार मुस्कुराता हुआ कैमरे में तस्वीरें खिंचवा रहा था। उसने हिम्मत की और सामने जाकर पूछा, क्या मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? और उसी शाम माही और नताशा का अपहरण हो गया। बंदूक की नली अब भी माही की कनपटी पर लगती महसूस हो रही थी। किडनैपर ने कहा, सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, बाकी को बंधक बनाकर देश छोड़ेंगे। युवराज, विक्रम, करण, आरण्या सबने नताशा को चुना। माही वहीं छूट गई और जैसे ही पुलिस की आवाज आई, बदहवासी में एक गोली चली, माही की छाती में लगी और वो समुद्र में जा गिरी। आखिरी वक्त तक युवराज की नजर सिर्फ नताशा पर थी। माही ने आंखें बंद की और अतीत के उस जहरीले चैप्टर को वहीं बंद कर दिया। अब युवराज की तरफ से चैट बॉक्स में एक इमोजी चमका, ठीक वैसा ही इमोजी जैसा नताशा हमेशा भेजा करती थी। युवराज, हम अब साथ नहीं हैं। ये एक मैसेज जैसे बम फूट पड़ा। युवराज ने फौरन कॉल किया, लेकिन माही ने नहीं उठाया। बस एक और मैसेज भेजा, अगर तुम्हें नताशा पसंद है तो उसके साथ रहो, लेकिन दो नावों पर पैर मत रखो, वरना एक दिन तुम्हारी इमेज भी डूब जाएगी। ये कहते ही माही ने युवराज का नंबर ब्लॉक कर दिया। उससे जुड़ी हर याद अपने दिल की कब्र में दफना दी। माही ने जैसे ही युवराज मेहरा को ब्लॉक किया, उसी पल उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुई श्यामा, उसकी असिस्टेंट, एक बड़ा सूटकेस खींचते हुए। उसे देखते ही माही जल्दी से उठी। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया लेने के लिए? ये सूटकेस तो बहुत हैवी लग रहा है। दरअसल जब माही ने ओबेरॉय हाउस छोड़ा था, तब उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, बस यहाँ से दूर निकल जाना। अपना सामान तक वो नहीं ले सकी थी, इसलिए श्यामा को ही सब कुछ पैक करने भेजा था। श्यामा माही के साथ उसके डेब्यू से ही जुड़ी हुई थी। जब माही ने अपना कॉन्ट्रैक्ट स्वरांजलि एंटरटेनमेंट को सौंपा था, तब श्यामा ने भी अपने पुराने ऑफिस को छोड़ दिया था, लेकिन कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। माही ने हमेशा उसे पर्सनल सैलरी पर रखा था। कैसी हो? श्यामा ने गहरी नजरों से पूछा। वो जानती थी कि माही और ओबेरॉय परिवार के बीच रिश्ते हमेशा से खराब थे। उसका दिल कई बार दुखा था, लेकिन श्यामा कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो परिवार का मामला था। अब पहले से बेहतर हूँ, सच में बहुत हल्का महसूस हो रहा है। माही का जवाब सच्चा था। जिन लोगों से कोई अपनापन नहीं था, उनसे दूर होते ही जिंदगी साफ नजर आने लगी थी। पर यह मामला इस बार बहुत सीरियस हो गया है। अर्जुन ओबेरॉय और करण ओबेरॉय ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो भी एंटरटेनमेंट कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, वो स्वरांजलि का दुश्मन मानी जाएगी।
अब छोटे प्रोडक्शन हाउस डर रहे हैं और बड़ी कंपनियां पहले से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और करण ओबेरॉय ने तो ये तक कह दिया है कि अब तुम्हें कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। श्यामा ने सब कुछ बिना छुपाए कह दिया क्योंकि माही को सच जानना जरूरी था, तभी वो रास्ता निकाल सकेगी। माही ने शांति से सूटकेस खोला और कपड़े समेटते हो हल्की सी मुस्कान दी। अगर कोई साइन नहीं करता तो मैं खुद की कंपनी खोलूंगी, अपने लिए काम करूंगी अपनी शर्तों पर। जिंदगी थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आजाद होगी। असल में उसके पास एक सिस्टम था जिसने बताया था कि पब्लिक से मिलने वाली पॉपुलैरिटी एंड ट्रैफिक सिर्फ उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी कंपनी, उसके प्रोजेक्ट्स और उसके द्वारा साइन किए गए एक्टर्स से भी आएगी। और इनसे उसे हेल्थ पॉइंट्स मिल सकते थे जिनसे वो अपना जीवन बढ़ा सकती थी। पर अभी कोई तुम्हें कास्ट करने को तैयार नहीं है, श्यामा ने चिंता भरे स्वर में कहा, गाल पर हाथ टिकाते हुए। हाँ, फिलहाल तो नहीं। माही ने एक बार छत की तरफ देखा। पर डायरेक्टर ललित वर्मा का शो अभी भी है ना? उन्होंने मुझे अब तक कैंसिल नहीं किया, इसका मतलब चांसेस अब भी हैं। और अगर मैं शो में अच्छा परफॉर्म करूं तो पॉपुलैरिटी और फैंस खुद जुड़ जाएंगे, काम की कमी नहीं रहेगी। श्यामा ने उसे गौर से देखा। आज माही में कुछ अलग था, वो पहले जैसी नहीं रही। वो रोशनी से भरी लग रही थी, जैसे उसकी आत्मा ने फिर से सांस लेना शुरू किया हो। अगली सुबह माही जल्दी उठी। खिड़की से रिबर्थ के बाद पहली बार सूर्योदय देखा और उसका दिल उम्मीदों से भर गया। हालांकि उसे यकीन था कि डायरेक्टर वर्मा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, फिर भी उसने सेट जाकर खुद वेरीफाई किया वो शो की परमानेंट गेस्ट थी और उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन तभी उसने देखा करण ओबेरॉय और नताशा वहां चले आ रहे थे। डायरेक्टर साहब, ये मेरी छोटी बहन नताशा है, अभी अभी डेब्यू किया है, कृपया इसका भी ख्याल रखिएगा। करण ने अपना हाथ बढ़ाया, चेहरे पर वही पुराना गुरूरू। नताशा ने मीठी मुस्कान के साथ हेलो कहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माही से टकराई, उसकी आंखों में घमंड और चुनौती साफ चमकने लगी। तुम्हारे बिना भी मुझे सब कुछ आसानी से मिल सकता है, अब तुम्हारे पास क्या है मेरे मुकाबले? माही ने उसे नजरअंदाज करते हुए डायरेक्टर वर्मा से डिकेंसी से विदा ली और वहां से निकलने लगी। पर जैसे ही वो बाहर निकली, करण और नताशा ने उसका पीछा किया। माही, कैसी हो? कहाँ रह रही हो? सब ठीक तो है? गुस्सा मत हो, वापस घर चलो। नताशा ने उसका हाथ पकड़ते हुए प्यारी बहन बने का नाटक शुरू किया। उसकी मीठी बनावटी आवाज सुनकर माही के रोंगटे खड़े हो गए। कभी कभी माही सोचती थी, नताशा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो बचपन में ही मिल जाना चाहिए था। हर जगह हर समय मास्क पहने तैयार। हटाओ अपना हाथ। माही ने उसका हाथ झटका और ठंडी नजर से देखा। बड़ी बहन, अरे पगली, रोना बंद कर। मुझे तेरी आंखों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, इसलिए दोबारा मुझे इतने अपनापन से मत बुलाना। यह सुनकर नताशा की मासूमियत की नकाब में दरारें पड़ गईं। अब माही लड़ाई से नहीं डरती थी क्योंकि उसने जिंदगी से दोस्ती करना सीख लिया था। माही, पीछे से कर्ण ओबेरॉय की कड़कती आवाज आई, जैसे वो उसका नाम नहीं ले रहा बल्कि कोई हुक्म दे रहा हो। जैसे ही उसने नताशा को माही का हाथ पकड़ते देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम हर दिन और ज्यादा बिगड़ैल होती जा रही हो। उसने तुरंत नताशा को पीछे खींचा और उसकी कलाई को ऐसे देखा जैसे माही ने उसे छू कर कोई चोट दे दी हो। उसकी छोटी राजकुमारी को थोड़ी भी तकलीफ हो जाए तो जैसे पूरी दुनिया रुक जाएगी। भैया, पहले मेरी चिंता मत करो। माही को मनाओ कि वो घर लौट आए। बाहर अकेली रहना सही नहीं है। नताशा ने प्यार से उसका हाथ थामा और मासूम अंदाज में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? करण ने तीखे स्वर में कहा, वो अब बड़ी हो गई है। अगर वो हमें अपना परिवार मानती तो इतनी जिद्दी न बनती। इतना कहते ही उसने नताशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाना शुरू कर दिया। नताशा पीछे मुड़ मुड़ कर माही की तरफ देखती रही, मानो अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो एक्टिंग में भी अपना स्क्रिप्ट नहीं छोड़ती थी। माही ने
आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, हर कुछ दिन बाद मुझे एक घटिया स्क्रिप्ट वाला सीरियल क्यों दिखाया जाता है। अब जबकि माही का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, वो पूरी तरह आजाद थी। डायरेक्टर ललित वर्मा का रियलिटी शो नॉट लेटिंग इन टाइम एक लाइव गांव आधारित शो था जिसमें शारीरिक मेहनत की जरूरत थी। माही ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने खुद को ट्रेनिंग में झोंक दिया। बचपन में जब उसे मानव तस्करों से बचाया गया था, उसके मास्टर ने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाई थी। तब उसमें ताकत थी, आत्मबल था। लेकिन जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई और ओबेरॉय परिवार को खुश करने में लग गई, तब उसने खुद को खो दिया था। अब वो फिर से वो वाली माही बन रही थी, मजबूत, आत्मनिर्भर और चमकती हुई। इस दौरान युवराज ने कई बार कॉल किया, लेकिन माही ने हर बार उसे ब्लॉक कर दिया। ओबेरॉय परिवार की तरफ से तो एक भी कॉल या मैसेज तक नहीं आया। शायद उन्हें यकीन था कि माही जब थक जाएगी तो खुद ही वापस आकर माफी मांगेगी। लेकिन माही तो अब कुछ और सोच रही थी। ट्रेनिंग के अलावा माही ने इस समय का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का स्टूडियो शुरू किया। उसका प्लान था कि इस शो के बाद वो खुद को और अपने ब्रांड को जमकर प्रमोट करेगी। शाम को जब ट्रेनिंग खत्म हुई, माही ने बहुत दिनों बाद इंस्टाग्राम खोला। 99+ नोटिफिकेशन देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। बिना क्लिक किए ही वो समझ गई युवराज या रणवीर ओबेरॉय के फैंस होंगे जो अब भी उसे और उसकी इमेज को बदनाम कर रहे थे। पहले माही ऐसे कमेंट्स का जवाब देती थी, पर अब उसे जवाब देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जान चुकी थी इन सब की जड़ सिर्फ उसकी गलती नहीं है, बल्कि उनके हीरो की चुप्पी है। जब तक युवराज ने खुद अपने फैंस को नहीं रोका, वो हर दिन माही को गालियां देते रहे। और रणवीर ओबेरॉय, वो तो सामने आकर इतना भी नहीं कह पाया कि माही उसकी बहन है। सिर्फ कहा हम अच्छे दोस्त हैं। जब माही कुछ बोलने जा रही थी तो करण ओबेरॉय ने रोक दिया। अभी मत बोलो, तूफान खुद ही थम जाएगा। लेकिन वो तूफान तब तक थमा ही नहीं जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इन सब बातों की वजह से उसके फैंस भी उससे दूर हो चुके थे। उसका सोशल मीडिया किसी सूने महल जैसा बन गया था। फिर भी आज माही ने बिना कोई भावना दिखाए शो की ऑफिशियल पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, और जैसे ही पोस्ट लाइव हुआ, कमेंट सेक्शन में विस्फोट हो गया। माही इस टॉप शो के लायक भी है क्या? किस शुगर डैडी से सेटिंग की है? शुगर डैडी भी अंधा है लगता है, जो ऐसी गंदी लड़की को पसंद करता है। जैसे ही पता चला कि माही शो में है, देखने का मन ही नहीं किया। शुक्र है बेबी नताशा भी है, वरना छोड़ देते। हजारों नफरत भरे कमेंट्स में कोई सहारा ढूंढना मुश्किल था। उसके पक्ष में जो भी कमेंट्स थे भीड़ में दब गए। इसमें फैंस की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब से माही ने स्वरांजलि एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया था, कर्ण ओबेरॉय ही उसका सोशल मीडिया संभालते थे। फैंस के साथ उसका कोई सीधा कनेक्शन बचा ही नहीं था। माही ने स्क्रीन पर आती गालियां और घटिया बातें एक नजर में देखी, फिर इग्नोर कर दिया। इतना कुछ सह चुकी थी, अब इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो जल्द ही उन सबके चेहरे पर वो तमाचा मारेगी जिसकी आवाज पूरी इंडस्ट्री में गूंजेगी। शो की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। माही ओबेरॉय अपना सूटकेस लेकर एक कार में बैठी उस जगह पहुंची जहां टीम से उसकी मीटिंग थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय डायरेक्टर ललित वर्मा ने ही बताया था कि ये शो एक गांव के जीवन पर आधारित रियलिटी शो है, जहां हर एपिसोड के लिए एक्टर्स को गांव में 7 दिन बिताने होंगे। इसीलिए माही ने सफर के लिए एक स्पोर्ट्स सूट और स्नीकर्स पहने थे। उसके बाल ऊपर बंधे थे और बालों की टिप्स हल्के से मुड़ी हुई थी, एकदम ताजगी भरे और सजीले। वो सेट पर सबसे पहले पहुंची। जैसे ही वहां पहुंची, एक स्टाफ मेंबर ने उसका फोन जमा कराया, सूटकेस की तलाशी ली और सारे स्नैक्स जब्त कर लिए। माही ने शांति से सिर हिलाया, क्योंकि ये सब बातें पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थीं। तभी एक सफेद स्पॉन्सर कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक लंबा स्मार्ट लड़का उतरा, वो भी स्पोर्ट्स वेयर में था। भले ही उसकी आंखों पर चश्मा था, लेकिन उसके तीखे नाक नक्श और शांत चेहरे पर गजब का असर था।
उसका नाम था रुद्राक्ष श्रीवास्तव। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और एक कोने में खड़ा हो गया। चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन माही को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ अनमना सा भाव छिपा हो। रुद्राक्ष श्रीवास्तव राजधानी के सबसे प्रभावशाली श्रीवास्तव खानदान से था, जो कुछ मामलों में ओबेरॉय परिवार से भी बड़ा माना जाता था। वो गेमिंग इंडस्ट्री का उभरता सितारा था। जबरदस्त स्किल, शानदार लुक्स और करोड़ों फैंस। 20 साल की उम्र से पहले ही कई अवार्ड जीत चुका था, पर एक एक्सीडेंट के बाद गेमिंग छोड़ दी। इसके बाद उसने मनोरंजन इंडस्ट्री में कदम रखा और महज 1 साल में युवराज मेहरा तक को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस लड़के की एक बात मशहूर थी, उसकी जुबान बहुत तेज थी। जो उसे नहीं भाया उसकी बखिया उधेड़ देता। और खास बात, उसे ओबेरॉय परिवार से बेहद नफरत थी। माही को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना पता था कि जब रुद्राक्ष ने ई स्पोर्ट्स छोड़ा था, स्वरांजलि एंटरटेनमेंट ने उसे सबसे पहले अप्रोच किया था। करण ओबेरॉय ने खुद मीटिंग की थी, पर अर्जुन ओबेरॉय की एक बात उसे इतनी बुरी लगी कि रुद्राक्ष ने उसी पल कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। उसके फैंस भी उतने ही प्रोटेक्टिव थे। इंडस्ट्री में मान्यता थी रुद्राक्ष श्रीवास्तव को नाराज मत करना, वरना वॉट लग जाएगी। माही को ये सब फिक्र नहीं थी। उसने सोचा, जो इंसान बिना वजह नफरत नहीं करता, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। और वैसे भी उसे मेरे परिवार से नफरत है, मतलब हम अघोषित रूप से एक ही टीम में हैं। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी। हेलो, मैं माही ओबेरॉय। रुद्राक्ष ने ठंडी मुस्कान के साथ बस सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर दोनों चुप हो गए, लेकिन ये चुप्पी अजीब नहीं बल्कि सुकून भरी थी, जैसे दो अकेले लेकिन मजबूत लोग एक दूसरे की मौजूदगी को चुपचाप स्वीकार कर रहे हों। तभी दूर से एक कार की तेज आवाज आई, जिसने उस शांत माहौल को तोड़ दिया। कार बहुत तेजी से माही की दिशा में आ रही थी, और वो भी कैमरों के सामने। डायरेक्टर वर्मा से लेकर सेट पर खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। माही, जो अब भी कुछ सेकंड पहले तक पहाड़ों की हवा का आनंद ले रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई इतनी हिम्मत करेगा और कैमरे ऑन होने के बावजूद उस पर कार चढ़ा देगा। जब तक वो समझ पाती, कार सिर्फ कुछ कदम दूर थी, इतनी करीब कि अब बचना मुश्किल था। सौभाग्यवश माही के ठीक पास खड़े रुद्राक्ष श्रीवास्तव ने फौरन उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया और आने वाली गाड़ी की जद से बाहर कर दिया। गाड़ी इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि वहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हैं, और जैसे ही वो माही के पैरों के बिल्कुल पास पहुँचती, ड्राइवर ने अचानक टर्न लिया और गाड़ी रुक गई। माही ने जब अपने पद चिन्हों के पास उभरे टायर के निशान देखे तो उसकी रूह कांप उठी। गाड़ी का दरवाजा खुला और सफेद ड्रेस और ऊंची एड़ी की सैंडल में नताशा ओबेरॉय बाहर निकली। उसके चेहरे पर अपराध बोध और चिंता की मिलीजुली अभिव्यक्ति थी। वो तेजी से माही की ओर भागी, जैसे उसे गहरा पछतावा हो। माही, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैं ड्राइविंग में थोड़ी कमजोर हूँ। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सब मेरी गलती है, मैं बहुत मूर्ख हूँ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो अपना सिर पीटती हुई बच्ची की तरह लग रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। माही ने घृणा से आंखें सिकोड़कर एक कदम पीछे लिया। अगर तुम्हें पता है कि तुम ठीक से गाड़ी नहीं चला सकती, तो फिर खुद क्यों आई? कोई अनजान देखता तो सोचता कि तुम मुझे जानबूझकर मारने आई हो। नताशा की मुस्कान जम सी गई। फिर उसकी आंखों से एक बड़ा आंसू उसके गालों पर लुढ़क गया। मैं सच में बहुत मूर्ख हूँ। मुझे प्रोडक्शन टीम से कार मंगवा लेनी चाहिए थी। माफ कर दो, चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो। कहते हुए वो माही का हाथ पकड़ने लगी। माही चौंक गई। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये बहन कौन सा नया सीधी सादी वाला किरदार सेट करने आई है? माही कुछ कहने ही वाली थी कि पास खड़े रुद्रांश की आवाज आई। उसकी आवाज जितनी शांत उतनी ही ठंडी। जब तुम्हें खुद को मूर्ख मानने का होश है तो कृपा करके हमसे दूर रहो। यहाँ दूसरों को और खुद को चोट देने की जरूरत नहीं है। नताशा चौंक कर उस आवाज की ओर मुड़ी और वहीं थम गई। वो रुद्रांश श्रीवास्तव को अच्छी तरह पहचानती थी। अभी तक उसका सारा ध्यान माही पर था। सच तो ये था कि उसने जानबूझकर गाड़ी से डराने की कोशिश की थी, क्योंकि माही ने वो स्पॉट उसे नहीं सौंपा था।
उसने कौन सा हक था वापस आकर सब कुछ हथियाने का। पर अब जब नजरें रुद्रांश पर पड़ी, माही का अस्तित्व पल भर को उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसे याद आया जब स्वरांजलि एंटरटेनमेंट ने रुद्रांश को साइन करने की कोशिश की थी और करण ओबेरॉय खुद उसके पास गए थे। तब नताशा को हनी ट्रैप बनाकर भेजा गया था, पर नतीजा जलील होकर लौटी थी। और शायद यही वजह थी कि वो रुद्रांश को कभी भुला नहीं सकी। अब वही शख्स सामने खड़ा था और उसे नजरअंदाज कर रहा था। कुछ सेकंड के लिए वो वहीं जड़वत खड़ी रह गई। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा शर्म और गुस्से से लाल। इस पूरे सीन में जो असली मुख्य किरदार थी, माही, अब एक दर्शक बन चुकी थी। उसने नताशा के चेहरे के हाव भाव पढ़ ली। साफ था इन दोनों के बीच पुरानी कोई कहानी थी। रुद्रांश ने भी नताशा की नजरें भांप ली थीं। उसे घिन सी हुई और वो एक कदम खिसक कर अलग खड़ा हो गया। इससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा। उसे नताशा की चालाकियां और बेहयाई बहुत पहले से मालूम थी। रुद्रांश के इस व्यवहार से नताशा होश में आई। वो तुरंत मुड़ी और देखा कि कैमरा उसकी तरफ नहीं है। चैन की सांस ली और फिर अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान चिपका ली। अब वो रुद्रांश को शर्माते हुए हेलो कह रही थी। ये देख माही को सिहरन हो गई। इस पूरे तमाशे में यह बात कि नताशा ने माही को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, एक साइड इवेंट बनकर रह गई। माही ने भी इस बात को नहीं उठाया। आखिरकार जब चोट नहीं लगी तो ऑन कैमरा बवाल करना नताशा के प्लान में ही खेलना था। कुछ ही देर बाद बाकी मेहमान भी आ गए। मिशा मलिक एक नामी गर्ल ग्रुप की सदस्य, दीप्तांश चौधरी चार्मिंग और सोशल मीडिया सेंसेशन, श्रुति चावला जानी मानी युवा अभिनेत्री। तीनों ने सबको हेलो बोला कि पर रुद्रांश श्रीवास्तव के सामने आते ही सबका स्वर धीमा पड़ गया। मिशा बहुत फ्रेंडली निकली। उसने माही से बात शुरू की और कहा, तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम मेरी एस्थेटिक टेस्ट से मैच करती है, बहुत प्यारी लगती हो। माही थोड़ी रिजर्वेट थी, पर मिशा की गर्मजोशी में वो धीरे धीरे खुलने लगी। वहीं श्रुति और नताशा एक ही ग्रुप में लग रही थीं। उन्होंने पहले भी साथ काम किया था, इसलिए पास होना स्वाभाविक था। और दीप्तांश, उसे लड़कियों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और सामने अकेले रुद्रांश, उससे बात करने से अच्छा है मैं पेड़ बन जाऊं। सौभाग्य से दीप्तांश चौधरी को लंबे समय तक पेड़ बने रहने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरी मेहमान आ चुका था। जैसे ही माही ने उस व्यक्ति को देखा, उसका चेहरा बिना कहे ही एक तरफ मुड़ गया। आज दो मक्खियां एक ही दिन में देखनी पड़ रही थी। क्या किस्मत है। लोग हैरान थे कि युवराज मेहरा जैसे अभिनेता इस रियलिटी शो में कैसे आ गया। युवराज हमेशा रियलिटी शो से दूर रहता था, एक्टिंग में गहराई से जुड़ा रहता था और माही इस पहलू में उसकी इज्जत करती थी। उम्र के 25वें साल में ही वो सबसे कम उम्र का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बन चुका था। पर इस शो में उसका आना सिर्फ निर्देशक ललित वर्मा या शो की थीम धूल में रहकर भी मन बगीचे में की वजह से नहीं था। माही को पूरा यकीन था इसके पीछे नताशा ओबेरॉय का हाथ है। जैसे ही युवराज वहां पहुंचा, बाकी सभी ने जोश से उसका स्वागत किया। सिर्फ 2 लोग थे जो अपनी जगह से हिले तक नहीं, माही ओबेरॉय और रुद्रांश श्रीवास्तव। दोनों की चुप्पी पत्थर जैसी थी। कोई हिलना नहीं, कोई बोलना नहीं। युवराज ने सबको हेलो बोला, पर नजरें माही पर रुक गईं। उसे उम्मीद थी कि माही उसकी तरफ देखेगी, शायद मुस्कुराएगी या कम से कम हल्का सिर हिलाएगी, पर नहीं, माही ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। युवराज को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसे यकीन था कि माही का उसे ब्लॉक करना, उसे इग्नोर करना, ये सब बस ध्यान खींचने की चाल है। लड़कियां वैसा करती हैं, वैल्यू दिखाने के लिए। थोड़ी ना नुकुर जरूरी होती है। औस लगा था कि अगर माही थोड़ी नरम पड़े तो वो उसके सारे हाल या गुनाह माफ कर देगा, लेकिन यहाँ तो लड़की ने उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। अब उसे गुस्सा आने लगा। अच्छा, अब ये इतना एटीट्यूड दिखाएगी, ये तो हद हो गई। और तभी नताशा ओबेरॉय की आवाज गूंजी शहद में डूबी पर जहर भरी। माही, तुम और युवराज तो बचपन के दोस्त हो ना, फिर बात करने क्यों नहीं आई? ऐसे अलग खड़ी रहोगी तो लोग समझेंगे हम तुम्हें अलग थलग कर रहे हैं। माही की भौहें तन गई।
वो जानती थी नताशा क्या खेल खेल रही है। ये बात अब ऑनलाइन जाएगी। फिर शुरू होगा वही युवराज, मेहरा वर्सेस माही, ओबेरॉय ट्रोल वॉर। उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे लहजे में बोली, माफ करना, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। प्लीज मुझे मई मत कहो, माही कह देना। उसने एक कोने से युवराज की तरफ नजर घुमाई। वो वही सोच रहा था जो नताशा ने कहा, मानो उसे उम्मीद हो कि माही अब आगे बढ़कर बात करेगी। हम सिर्फ कुछ सालों तक पड़ोसी रहे हैं, बचपन का प्यार बनने की हैसियत नहीं है मेरी। और देखो, तुम तो उन्हें यूवी बुलाती हो, शायद तुम हमसे ज्यादा करीब हो। नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। युवराज की भी गर्दन हल्की झुक गई, शर्म के साथ गुस्से से। उसने सोचा था माही अब भी उसे मनाएगी, पर ये तो साफ साफ कह रही है कि वो तो कुछ भी नहीं। नताशा तो बस शिष्टाचार दिखा रही थी, इतना तुनकने की क्या जरूरत थी? युवराज बोला गुस्से में दबी आवाज में। माही ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सच बोलना तुनकना नहीं होता। और हाँ, मुझे अनजान लोगों को ऐसे घुल मिलकर बुलाने की आदत नहीं है, मुझे घिन आती है। प्लीज मुझे इज्जत देना सीखो। उसका ये सीधा सपाट जवाब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था और वो जानती थी कि इसका असर शो के बाद दिखेगा, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो झूठा मुखौटा पहनकर स्क्रीन पर आने में यकीन नहीं रखती थी। और तभी रुद्रांश श्रीवास्तव की आवाज उभरी, गंभीर पर समर्थन से भरी। बिल्कुल सही कहा, लोगों में सीमाओं की समझ होनी चाहिए। भाई बहन, दोस्त, दोस्ती सब कैमरे के लिए नहीं होता। दूसरों को असहज करने वाली चीजें बंद करो। ये सुनकर वहाँ खड़े सब चुप हो गए, क्योंकि रुद्रांश को कोई नाराज नहीं कर सकता था। पर नताशा, उसकी आंखें आग उगल रही थीं। वो जानती थी कि वो रुद्रांश से पहले मिल चुकी है, उसके लिए साजिशें भी रच चुकी हैं। पर ये शख्स अब भी माही के साथ खड़ा था और यही बात उसे और भी दीवाना बना रही थी। लेकिन हम सबको अब कुछ दिन साथ में रहना है, ऐसे में आप दोनों का ऐसा बर्ताव सही नहीं लगता, युवराज ने कहा। बाकी लोग रुद्राक्ष से भिड़ने से डरते थे, लेकिन युवराज को कोई डर नहीं था। नया बेस्ट एक्टर था, थोड़ी अकड़ तो थी ही। वैसे उसने गलत भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन भी चुप नहीं रहा। बेस्ट एक्टर युवराज, आप गलत हैं। ये शो रियलिटी शो है, यानी हर किसी को अपना असली चेहरा दिखाना चाहिए। अगर किसी की पर्सनालिटी मैच करती है तो दोस्ती बनती है, नहीं करती तो जबरदस्ती की क्या जरूरत? क्या हम कैमरे के सामने ऑडियंस को झूठ दिखाएं? माही हल्के से मुस्कुराई और बोली, वैसे तो मेरी एक्टिंग स्किल्स में शायद दम नहीं है, लेकिन आपकी तो है ना। आप तो इतने अच्छे एक्टर हैं, उम्मीद है कि शो के बाद भी ऐसे ही एक्ट करते रहेंगे। युवराज के पास अब कुछ कहने को नहीं था। असल में ऐसे रियलिटी शोज में थोड़ा बहुत ड्रामा तो चलता ही है, भले ही लोग अंदर से एक दूसरे को पसंद न करें। कैमरे पर सब नॉर्मल दिखाते हैं, पर माही ने यह साफ साफ कह दिया, कोई दिखावा नहीं। डायरेक्टर ललित ने भी कुछ नहीं कहा, उल्टा खुश था कि माही ने साफ बोला, ये बात ऑडियंस तक भी पहुंचेगी कि शो में सच दिखाया जाएगा। इसे शो की ऑडियंस बढ़ेगी और हर जगह फेमस होगा। शो सेलिब्रिटीज की असली जिंदगी दिखाने के लिए है और इससे शो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। युवराज कुछ देर सोचता रहा, फिर बस इतना ही बोल पाया, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। लेकिन वो खुद भी समझ गया कि वो कुछ ज्यादा कहेगा तो लगेगा कि वो ऑडियंस से झूठ बोल रहा है। रुद्रांश ने फिर माही सपोर्ट किया। रुद्राक्ष फिर बोला, वो खुद को जैसा है वैसा रख रही है, इसमें भी तुम उसे दोष दे रहे हो? मुझे तो नहीं लगता वो गलत है। माही ने मन ही मन रुद्राक्ष की तारीफ की, अच्छा बंदा है। तभी नताशा ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की, ठीक है, गलती मेरी थी, मुझे बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए था। अब से मैं तुम्हें इतने कैजुअली एड्रेस नहीं करूंगी। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई मासूम बच्ची गलती मान रही हो। हल्के से कपड़े को मरोड़ती, आंखों में आंसू लिए और गिल्ट से भरी। माही ने आंखें घुमा ली, क्या ड्रामा है यार, ये तो हर टाइम रोने लगती है। तभी रुद्राक्ष की आवाज आई, प्रिटेंशियस। माही तो हंसी रोक नहीं पा रही थी, बाकियों ने भी सुन लिया था और नताशा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई। युवराज फिर से कुछ बोलने ही वाला था, तभी डायरेक्टर को लगा कि ये लोग सच में लड़ पड़ेंगे।
तो उसने तुरंत मूड चेंज किया। ठीक है, अब सब लोग आ गए हैं तो मैं रूल्स बता देता हूँ। डायरेक्टर ललित ने माइक उठाया। आप सबके फोन्स अभी ले लिए गए हैं और 7 दिन बाद ही लौटाए जाएंगे। इन दिनों बस विलेज लाइफ का मजा लीजिए। हमें एक छोटा विलेज मिला है इस पहाड़ी के पीछे, वहीं आप लोग अगले 7 दिन रहेंगे। आपको खुद उस विलेज तक जाना होगा, प्रोडक्शन टीम कोई मदद नहीं करेगी। डिनर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स विलेज में ऑलरेडी रेडी हैं, लेकिन सबके लिए लिमिटेड हैं। हर कोई सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स उठा सकता है। जो पहले पहुंचेगा उसे अच्छा खाना मिलेगा, जो आखिरी पहुंचेगा हो सकता है उसे कुछ ना मिले। आप चाहें तो अकेले जाओ या किसी के साथ टीम बना लो, पर ध्यान रखना सारे वेजिटेबल्स और मीट एडल्ट पोर्शंस में है। सोच समझकर उठाना। कोई और सवाल माही ने चुपचाप सोचना शुरू कर दिया। जल्दी विलेज पहुंचना होगा वरना खाना हाथ से गया। श्रुति ने नताशा का हाथ पकड़ा और पूछा, डायरेक्टर ललित, हमारे पास ना फोन है ना पैसे, ऐसे में हम विलेज तक कैसे पहुंचेंगे? चल के जाना पड़ेगा। उसे लगा था कि बस गांव में रहना होगा, पर अब तो चलना भी पड़ेगा। और सामने गाड़ी खड़ी है, फिर भी प्रोडक्शन टीम उसका उसे नहीं करने दे रही। वो तो सोच कर आई थी कि बस थोड़ी सादा जिंदगी होगी, अब ये तो ट्रैकिंग एडवेंचर बन गया। डायरेक्टर ललित ने शांति से कहा, अगर कोई हेल्प नहीं करता तो पैदल ही जाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि कोई हेल्प कर दे। श्रुति ने गुस्से में आंखें घुमा दी। उसे लगा था डायरेक्टर कहेगा, ठीक है गाड़ी ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नताशा और श्रुति अभी भी डायरेक्टर ललित से बहस कर रही थी। दिन ढलने लगा था और दोनों को पैदल चलने का बिल्कुल मन नहीं था। नताशा ने मुड़कर देखा और सोचा माही को भी अपने साथ खींच ले। आखिर अगर सारे गेस्ट साथ खड़े हो जाएं, तो डायरेक्टर को सबकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, माही तो पहले से ही अपना सामान उठाकर विलेज की ओर निकल चुकी थी। माही की सोच बड़ी सिंपल थी। अगर प्रोडक्शन टीम ने ये सेटअप किया है तो ऐसे ही नहीं किया होगा। उन्हें पता है कि कोई गेस्ट इतनी दूर नहीं चलेगा, तो जरूर बीच में कुछ टेस्ट होंगे और फिर शायद ट्रांसपोर्ट का इंतजाम मिलेगा। और अगर कुछ ना भी हुआ तो खड़े रहने से तो बेहतर है कि चलना शुरू कर दे। रास्ते में विलेजर्स से मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जब मिशा ने देखा कि माही निकल चुकी है तो वो थोड़ी सोच में पड़ी। फिर अपना बड़ा सा सूटकेस उठाया और गिटार पीठ पर टांग कर माही के पीछे भागी। माही रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिशा फैटी थी, छोटा कद, हल्का शरीर और गिटार के साथ भारी सूटकेस उठाकर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। माही को सच में लगा कि ये लड़की कहीं गिर ही ना जाए। माही बोली, गिटार मैं पकड़ लूं तुम्हारा? मिशा ने हंसते हुए मना किया। ना, नहीं, मैं खुद ही उठा लूंगी। मत समझो कि मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इतना कहकर उसने अपना सूटकेस हवा में हल्का सा झटका, जिससे माही की मुस्कान निकल गई। रुद्रांश और दीप्तांश भी अपना सामान उठाकर विलेज की ओर निकल पड़े। अब जब नताशा ने देखा कि सब लोग निकल चुके हैं, तो उसके मन में भी हल्का पैनिक हुआ। उसने श्रुति का हाथ पकड़कर कहा, चलो ना, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। श्रुति ने पैदल चलते लोगों की तरफ देखा और दिल ही दिल में हंसी। डोंट वरी, हम हाई हील्स में इन लोगों के साथ क्यों चले? प्रोडक्शन टीम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती। थोड़ी देर और टिके रहो, यकीन मानो विलेज तक गाड़ी से ही ले जाएंगे। नताशा को उसकी बात सही लगी। आखिर सब गेस्ट हैं और लड़कियां हैं, प्रोडक्शन टीम को इमेज का ध्यान तो रखना ही होगा। उसने खुद कुछ नहीं कहा, बस ऐसा दिखाया जैसे वो श्रुति का साथ दे रही हो। सोचा अगर बात बन गई तो आराम से गाड़ी मिलेगी, और अगर नहीं बनी तो वो ये दिखा सकती है कि वो तो बस अपनी दोस्त का साथ दे रही थी। उधर युवराज भी वहीं खड़ा रहा, बिना किसी डिसीजन के। अब दूसरी तरफ माही और बाकी लोग सीमेंट की रोड पर चलते हुए विलेज की ओर जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आंटी दिखी, जो अपनी कार्टून में तरबूज लेकर बेच रही थी। सर पर टोकरी वाली टोपी थी और कार्टून के नीचे बहुत सारे तरबूज भी गिरे हुए थे। माही को इंस्टेंटली समझ आ गया, यही है टेस्ट पॉइंट। वो सीधा आगे बढ़ी और बोली, आंटी क्या हुआ?
आंटी की हिंदी और एक्सेंट थोड़ी लोकल थी। माही को पूरी बात समझने में थोड़ा टाइम लगा। पता चला कि आंटी सुबह से तरबूज बेचने निकली थी, पर आज बिक्री नहीं हुई। अब घर लौट रही थी, पर ये रास्ता ढलान वाला था और कार्टून बहुत हैवी थी। आंटी ने कई बार कोशिश की, पर ढलान चढ़ नहीं पाई और कुछ तरबूज नीचे गिर गए। माही ने बिना सोचे लगेज रखा और जमीन पर बैठकर तरबूज उठाने लगी। मिशा ने भी आसमान की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले हेल्प करना शुरू किया। रुद्रांश ने भी बिना एक शब्द कहे मदद में हाथ बंटा दिया, पर दीप्तांश ने पहले आसमान देखा, फिर इन तीनों को और सोचा, 3 लोग तो हैं ही, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आगे कोई गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है। वो उन्हें गुड लक कहकर आगे बढ़ गया, चाहे बैलगाड़ी ही क्यों ना मिले। माही ने कुछ नहीं कहा। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो किसी को मजबूर नहीं करना चाहती थी। बाकी तीनों ने मिलकर सभी सही सलामत तरबूज वापस कार्टून में रखे। फिर रुद्रांश ने दोनों हाथों से कार्टून का हैंडल पकड़ा और तीनों लड़कियां पीछे से जोर लगाने लगीं। काफी मेहनत के बाद कार्टून को ढलान पर चढ़ाई दिया। तभी पीछे से ठक 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 की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, एक ट्रैक्टर आ रहा था। एक आदमी चला रहा था, उम्र करीब 30 साल। आंटी ने उसे देखकर हाथ हिलाया और कहा, वो मेरा बेटा है, लेने आया है। अगर आप लोग चाहें तो ट्रैक्टर से चल सकते हो। माही, मिशा और रुद्रांश आंटी के बेटे के ट्रैक्टर के पीछे बैठ गए। उनके अलावा पीछे ट्रॉली में अभी अभी लदे तरबूज भी रखे थे। वो हाथ गाड़ी मजबूती से ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बंधी हुई थी। जैसे ही माही बैठी, उसने राहत की सांस ली। जब उसने आंटी को देखा, तभी उसे लगा कि शायद ये प्रोडक्शन टीम की ओर से कोई टेस्ट है, लेकिन उसके मन में ये डर भी था कि कहीं उसकी समझ गलत न निकले। अगर वो अकेली होती तो ठीक था, लेकिन मिशा और रुद्रांश भी उसके साथ रुक गए थे। अगर आंटी वाकई किसी मुसीबत में होती और उसने सबका समय खराब किया होता जिससे वो लोग खाना न खा पाते, तो माही की मुश्किलें बढ़ जाती। अभी थोड़ी देर पहले आंटी की जो बेहतरीन एक्टिंग थी, उससे सच में माही को लगा कि शायद उसने गलत सोचा, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत को यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। अच्छा हुआ कि उसने सही फैसला किया। जैसे ही वो लोग ढलान पर चढ़े, आंटी का बेटा ट्रैक्टर लेकर समय पर पहुंच गया। ये साफ था कि ये सब डायरेक्टर ललित की प्लानिंग थी। ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, लेकिन चलने से तो कहीं बेहतर था। थोड़ी ही देर में उन्हें दीप्तांश दिखा, जो अब तक कोई सवारी नहीं ढूंढ पाया था। जैसे ही ट्रैक्टर उसके पास से गुजरा, दीप्तांश को सब समझ आ गया। उसे अफसोस हुआ, लेकिन शर्म की वजह से उसने किसी से ये नहीं कहा कि उसे भी बिठा लो। अब उसे प्रोडक्शन टीम का मकसद समझ में आने लगा था। उधर युवराज ने जैसे ही अंधेरा होता आसमान देखा, वो बेचैन हो उठा। श्रुति अब तक डायरेक्टर ललित से कोई समझौता नहीं कर पाई थी और उसने एक कदम भी आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। युवराज के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो सोच रहा था, ऐसे लोग शो में क्यों आते हैं? कंपनी इन्हें चमकाना चाहती है या सजा देना? वो बार बार नताशा की तरफ इशारे करता रहा ताकि वो श्रुति को समझाए। नताशा ने कहा, श्रुति, डायरेक्टर ललित को मुश्किल में मत डालो। ये शो का नियम है। रुद्रांश और बाकी लोग कब के जा चुके होंगे, हमें भी चल देना चाहिए। श्रुति ने होंठ भींचे, क्योंकि उसके अंदर घबराहट तो थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा था कि शायद प्रोडक्शन टीम बस दिखावे के लिए कह रही है कि मेहनत करो, लेकिन डायरेक्टर ललित तो सच में अड़े थे। हालात ऐसे बन गए थे कि न आगे बढ़ सकती थी न पीछे हट सकती थी। अंत में नताशा ने उसे एक इज्जत वाली रास्ता दे ही दिया। श्रुति ने पूछा, कितनी दूर है यहाँ से? कितनी देर लगेगी? डायरेक्टर ललित बोले, करीब 4 किलोमीटर। तेज चलो तो 1 घंटे में पहुँच जाओगे। ये सुनकर श्रुति तो जैसे गिर ही पड़ी, लेकिन अब उसे जल्दी चलना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ माही, मिशा और रुद्रांश ट्रैक्टर से जल्दी गांव पहुंच गए। वहां एक जैसे घर कतारों में खड़े थे। हर घर की चिमनी से हल्का धुआं निकल रहा था, जो माहौल को बड़ा सुकून भरा बना रहा था। तीनों ट्रैक्टर से उतरे और आंटी द्वारा जबरदस्ती थमाए गए तरबूज अपने साथ ले लिए।
फिर प्रोडक्शन टीम द्वारा गांव में लगाए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए अपने ठहरने की जगह की ओर बढ़ गए। रास्ते में कई गांव वाले मिले जो माहौल देखने बाहर निकले थे। माही ने सबको मुस्कुराकर नमस्ते किया और लोग भी उतनी ही गर्मजोशी से जवाब दे रहे थे। इतने प्यारे माहौल में माही का मूड काफी अच्छा हो गया। उनका ठिकाना एक पुरानी सी हवेली जैसा आंगन था। अंदर एक कुआं था और दीवार के किनारे एक छोटा सा सब्जी का खेत जिसमें सब्जियां बस अभी अभी अंकुरित हुई थीं, खाने लायक नहीं। आंगन के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की मेज पर आज रात के लिए खाने का सामान रखा था। माही पास गई और सामग्री देखने लगी। टमाटर, आलू, चावल, पालक, सब्जियां, मछली, मांस, मटर और एक छोटी बाल्टी में तेल। माही को डायरेक्टर ललित की बात याद आई, हर व्यक्ति सिर्फ 2 चीजें ही ले सकता है। अब इतनी चीजें धरती, लेकिन एक इंसान के लिए अकेले पूरी थाली बनाना मुश्किल था। मतलब ये साफ था, प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि लोग मिलजुल कर काम करें। अगर सबने खुद के लिए लेना शुरू किया तो किसी का खाना पूरा नहीं होगा। माही ने पास खड़े दोनों लोगों की ओर देखा और कहा, टीम बनाई। हालांकि अभी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनके रवैये से साफ था कि दोनों भरोसे के लायक थे, खासकर मिशा जो बड़ी हंसमुख और मददगार लगी। रुद्रांश थोड़ा तीखा जरूर था, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में कमी नहीं थी। माही को लगा यही सबसे सही टीम होगी। मिशा हंसते हुए बोली, बिल्कुल टीम बनाऊंगी, लेकिन मैं पकाना नहीं जानती। रुद्रांश ने भी मना नहीं किया। उसे पता था कि अगर टीम नहीं बनाई तो अकेले सामग्री लेकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे खुद पकाना नहीं आता। और अगर टीम बनानी ही है तो नताशा से तो बेहतर माही और मिशा हैं। उसे जैसे ही याद आया कि नताशा उसे मीठे अंदाज में रुद्रा कहती थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। माही मुस्कुराई और बोली, ठीक है, खाना मैं बना लूंगी। तीनों ने मेज के चारों ओर खड़े होकर सोच विचार किया और जो सामग्री चुनी वो थी चावल, तेल, टमाटर, मांस, मटर और पालक। जैसे ही माही, मिशा और रुद्रांश ने अपनी सामग्री चुन ली, थोड़ी ही देर में दीप्तांश भी पहुंच गया। उसने देखा कि माही और बाकी लोग ट्रैक्टर से जा चुके थे। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा दिखा जो सूखी लकड़ियां बटोर रहा था। दीप्तांश ने उनकी थोड़ी मदद की और बदले में वो बाबा उसे अपनी ट्राईसाइकिल से गांव ले आया। जब दीप्तांश पहुंचा तब तक मेज पर बस थोड़ी सी बची हुई सामग्री थी। उसने बिना हिचकिचाए मछली उठा ली। अब वहाँ कुछ आलू और थोड़ी सी सब्जी ही बची थी। आधे घंटे बाद नताशा, युवराज और श्रुति बैलगाड़ी से आए और तीनों के चेहरे पर घिन और थकान साफ झलक रही थी। बैलगाड़ी में पहले शायद गोबर या खाद ले जाया गया था। उसकी पूरी तली सूखे कीचड़ से सनी हुई थी। बैल भी बहुत साफ नहीं था। नताशा की सफेद ड्रेस तो अब भूरे रंग में बदल चुकी थी। उस पर जगह जगह काले दाग भी थे। रास्ते में उन्हें एक बाबा बैलगाड़ी चलाते हुए मिले। जब तीनों ने सवारी मांगी तो बाबा ने शर्त रखी, पहले मेरे खेत में खाद डाल दो, फिर बैठना। तीनों को खाद की बदबू से नफरत थी, पर पैदल चलने की हिम्मत भी नहीं थी, तो उन्होंने दांत भींचकर काम कर डाला। रुद्रांश अब आंगन की पत्थर की बेंच पर बैठा था। दूर से ही उसे इन तीनों से आती गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने नाक पर आस्तीन रख ली। उधर नताशा का सारा मेकअप बह चुका था। उसने जैसे ही पत्थर की मेज पर बची हुई खाली सामग्री देखी, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने रुद्रांश की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, क्या हम भी तुम्हारी टीम में आ सकते हैं? रुद्रांश ने एकदम साफ जवाब दिया, नहीं, मेरी टीम पहले से है। उसे नताशा पसंद नहीं थी। अगर वो उसके साथ टीम बनाता तो शायद खुद खाना भी न खा पाता। फिर अब जब उसके पास एक सही टीम थी तो बाकी लोगों का ख्याल रखना बेवकूफी होती। उसे याद था कि माही को भी ये नताशा बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब युवराज भी आ गया। उसने कहा, रुद्रांश, क्या तुम हमें थोड़ा खाना दे सकते हो? तीनों सिर्फ आलू और हरी सब्जी खाकर तो रात नहीं बिता सकते थे। रुद्रांश ने फुर्ती से पूछा, क्यों? मैंने ये सामान मेहनत से लिया है, क्यों दूं तुम्हें? युवराज का चेहरा उतर गया, लेकिन वो गुस्सा नहीं दिखा सका। बस मजबूर होकर मुस्कुराया। देखो, हम सब एक ही जगह रह रहे हैं, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
अगली बार अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो। लेकिन रुद्रांश ने बात बीच में काट दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा, शुक्रिया। वो युवराज को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि ये बंदा बहुत बनावटी है। हालांकि ये सब एक ही शो का हिस्सा थे, लेकिन कोई नियम नहीं था कि सबको जरूर एकजुट रहना है। प्रोडक्शन टीम ने साफ कहा था, टीम तुम खुद बनाओ। अब जब टीमें बन रही थीं, तो प्रतियोगिता भी होगी ही, और जहाँ प्रतियोगिता है वहाँ आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। इसी वक्त माही घर से बाहर निकली। इस बार उन्हें जो घर मिला था वो एक बड़ा सा आंगन था। 2 छोटे छोटे टाइल वाले घर थे। शायद गांव के किसी बड़े परिवार का घर रहा होगा। माही ने देखा कि पूरे आंगन में अब लोगों की भीड़ हो गई है और सब रुद्रांश के आसपास मंडरा रहे हैं। उसे तुरंत सब समझ आ गया। वो बिना कुछ कहे अपनी सामग्री उठाकर बाएं ओर के घर के रसोई घर की ओर चली गई। लेकिन तभी युवराज ने फिर आवाज दी, माही, तुम्हारे पास तो बहुत सामग्री है, क्या थोड़ा हमारे साथ बांट सकती हो? उसे लगता था कि माही अभी भी नाराज होकर नखरे कर रही है, बस किसी को झुकते हुए देखना चाहती है। अब जब उसने खुद पहल की तो उसे पूरा यकीन था कि माही मना नहीं करेगी। पर माही ने बिना पीछे देखे कहा, नहीं, हम 3 लोगों के लिए बस यही सामान है। हाँ, चीजें ज्यादा लग रही हैं, लेकिन हर चीज बहुत थोड़ी है। हमारे लिए ही कम पड़ रही है। हम यहाँ शो में हिस्सा ले रहे हैं, हर बार दूसरों के सहारे तो नहीं रह सकते, है ना? युवराज को उम्मीद नहीं थी कि माही इतनी साफ मना कर देगी, वो भी तब जब उसने बात शुरू की। अब उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था कि माही बस लड़ नहीं रही, वो शायद सच में सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है, लेकिन दिल से वो मानने को तैयार नहीं था। खुद को दिलासा देता रहा, वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है, ध्यान खींचने की कोशिश। अब श्रुति भी बोल पड़ी, इतनी खुदगर्ज क्यों बन रही हो? हमें यहाँ साथ रहना है इतने दिन तक। माही अब वाकई ढक चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग हमेशा दूसरों को स्वार्थी क्यों बोलते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। वो बोली, देखिए मिस श्रुति, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। अगर हम बांट दें तो वो हमारी मेहरबानी होगी, लेकिन ना बांटना हमारा हक है। हम इतने महान नहीं हैं कि खुद भूखे रह जाएं और दूसरों को खिला दें। और यकीन मानिए, आप भी ऐसा नहीं करेंगी, है ना? हाँ, ये छोटा सा चावल का पैकेट तो हमारे लिए ही मुश्किल से काफी है। अगर हम तुम्हें भी बांट दें तो हम क्या खाएंगे? मिशा, जो अभी हाथ धोकर बाहर निकली थी, जल्दी से माही की बात से सहमत हो गई। कंपनी ने उसे सबके साथ अच्छे से पेश आने को कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भावनात्मक ब्लैकमेल का शिकार हो। माही अब इन लोगों से झगड़ने में वक्त नहीं गंवाना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, ठीक है मिशा, चलो मिलकर खाना बनाते हैं। रुद्रांश, तुम भी आओ, मदद करो। तीनों रसोई में चले गए। उधर श्रुति ने देखा कि ये तीनों किचन में चले गए हैं, तो उसने गुस्से में जमीन पर पांव पटके और फिर दीप्तांश की ओर देखा, जो अभी भी हाथ में मछली लिए खड़ा था। असल में दीप्तांश भी चाहता था कि वो माही की टीम में शामिल हो जाए, लेकिन नताश ने उससे पहले मुंह खोल दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर से कैसे पूछे। श्रुति ने जब उसकी ओर देखा तो दीप्तांश को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। कुल मिलाकर 4 लोग थे। सिर्फ 3 छोटे आलू, 1 मछली और थोड़ी सी सब्जी थी। इतना तो उसके लिए भी काफी नहीं था। वो मुस्कुराकर चुपचाप वहां से निकल लिया। थोड़ी देर बाद दीप्तांश ने रसोई में आकर कहा, मेरे पास एक मछली है, लेकिन मुझे पकानी नहीं आती। क्या मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ? मैं कम खा लूंगा। माही ने बिना मुड़े जवाब दिया, मछली वहीं रख दो, जलावन की लकड़ी कम है, थोड़ा बाहर से लकड़ी उठा लाओ। उसने मना नहीं किया, बस उसे काम में लगा दिया, और यही जवाब दीप्तांश को राहत दे गया। वो मुस्कुराता हुआ लकड़ी लेने चला गया। जल्द ही पूरे आंगन में पके हुए चावल और टमाटर के साथ माँ स्टू की खुशबू फैल गई। नताशा, युवराज और श्रुति उस खुशबू को चुपचाप सूंघते रहे और मन ही मन जलते रहे। माही को इन लोगों की भूख या ख्वाहिश से कोई फर्क नहीं पड़ा। खाना खाने के बाद बर्तन धोने की जिम्मेदारी मिशा ने ली। ये उसी की मांग थी, क्योंकि वो सिर्फ खाने के लिए नहीं रहना चाहती थी। जब सब काम निपट गया
तब तक रात पूरी तरह हो चुकी थी। घर में जो लाइट थी वो भी पुरानी सी पीली बल्ब वाली थी, न कि कोई तेज रोशनी वाली। डायरेक्टर ललित आंगन के बीच वाले घर के दरवाजे पर खड़े थे। सबके इकट्ठा होते ही उन्होंने कमरों के बंटवारे की बात शुरू की। ये एक पुराना घर है। आंगन में कुल 3 घर हैं। हर घर में 2 कमरे हैं। बीच वाला कमरा सेंट्रल हॉल है, उसमें कोई नहीं रह सकता। 4 कमरे बचते हैं। 2 लोग एक कमरे में रहेंगे और एक एक करके तय करना है कि कौन किसके साथ रहेगा। मैं माही के साथ एक कमरे में रहूंगी। मिशा ने डायरेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही बोल दिया। तो फिर मैं नताशा के साथ रह लूंगी। श्रुति असल में अकेले रहना चाहती थी, लेकिन अगर वो एक कमरा लेती तो किसी एक लड़के और लड़की को साथ रहना पड़ता, जो संभव नहीं था। अब बारी लड़कों की थी और ये फैसला इतना आसान नहीं था। युवराज ने सबसे पहले कहा, तुम दोनों यानी रुद्रांश और दीप्तांश साथ रह सकते हो, मैं अकेले रह जाऊंगा। असल में खाना बहुत कम मिला था, वो अभी भी भूखा था। आलू तो ज्यादातर जल गए थे और सब्जियां सिर्फ उबाल कर दी गई थीं, तो अब उसका मूड भी खराब था। उसे बस ये चाहिए था कि रुद्रांश को अकेला कमरा ना मिले। पर रुद्रांश ने भी कह दिया, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अब दीप्तांश थोड़ा असहज हो गया। उसे डर था कि कहीं ये लोग उसे नापसंद तो नहीं करते। लेकिन युवराज ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं खर्टी लेता हूँ, ठीक से सो नहीं पाता, इसलिए अकेले रहना ही ठीक रहेगा। उसकी ये मुस्कान पीली रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। रुद्रांश मुस्कुराया और बोला, ओह, तो तुम्हें इतनी सारी नींद की दिक्कतें हैं? कोई बात नहीं, तुम अकेले रह लो। दीप्तांश, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? दीप्तांश ने फौरन हामी भर दी। युवराज के चेहरे की मुस्कान अब एकदम ठंडी हो गई, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। माही ने ये सब देखा और दिल ही दिल में बहुत संतोष महसूस किया। युवराज को ऐसे तिलमिलाते देखना उसे बहुत अच्छा लगा। उधर डायरेक्टर ललित भी बहुत खुश थे। आज जो कुछ हुआ उसमें हर मोड़ पर ड्रामा, टकराव और मजा था। और अगर इसे अच्छे से एडिट किया जाए तो शो की टीआरपी तो आसमान छू सकती है। वो सही सोच रहे थे। जैसे ही शो का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, सिर्फ आधे दिन में ही कई टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। और फिर क्या, हर सेलिब्रिटी के फैंस आपस में लड़ने लगे। किसी ने माही को सपोर्ट किया, किसी ने नताशा को, और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ऑनलाइन कमेंट्स की बहस छिड़ी हुई थी। इस माही को क्या हो गया है? इतनी रूखी सूखी और बदतमीज क्यों है? मैंने तो पहले कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, और इतना घमंडा। उसे हमारे बेस्ट एक्टर से ऐसे बात करने का हक किसने दिया? बिल्कुल सही कहा। हमारी नन्ही सी राजकुमारी नताशा तो कितनी प्यारी और आज्ञाकारी है, लेकिन माही का व्यवहार उससे कैसा था? डायरेक्टर ललित ने इस चिढ़ दिलाने वाली लड़की को बुलाया ही क्यों? ऊपर वाले को क्या दिक्कत है? मुझे तो माही ठीक लगती है। कोई भी अगर बिना सीमाएं समझे झट से बहन कहने लगे तो अजीब लगता है। और वैसे भी मुझे वो नताशा बिल्कुल नकली और बनावटी लगती है। तू खुद नकली है। हमारी नताशा तो भोली और मासूम है। उसके अच्छे व्यवहार को भी लोग गलत कह रहे हैं। और वो रुद्रांश, उसमें तो जरा भी जेंटलमैन वाला बर्ताव नहीं। क्या ऐसे लोग शो में आने लायक हैं? काफी हो गया अब। रुद्राक्ष ने तो बस सच बोला था। पहली मुलाकात में इतना चिपकने की क्या जरूरत थी? सीधे सादे तरीके से हाय बोल देते। रुद्र रुद्र करना जरूरी था क्या? देसी गांव में हाई हील्स पहनकर आई हो और फिर गिर गई तो हंसी तो आएगी ही। खुद कुछ नहीं लाई और फिर दूसरों से जबरदस्ती मांगती रही, और जब नहीं दिया गया तो दूसरों को सेल्फिश कहने लगी। ऐसी भावनात्मक ब्लैकमेल बहुत डरावनी है। पहले तक माही को लोग लगातार ट्रोल कर रहे थे, लेकिन जब रुद्रांश के फैंस ने एंट्री ली तो पूरा सीन ही पलट गया। अब नताशा और उसके फैंस की बातें कहीं दब गईं। पहले जो टॉप कमेंट्स दिखते थे वो अब गायब हो चुके थे। माही को लेकर अब भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन उसकी ईमानदारी और सीधी सोच ने काफी दर्शकों को आकर्षित कर लिया था। उधर गांव में रह रहे सभी लोगों को इस इंटरनेट वॉर की खबर ही नहीं थी। वे तो अपने छोटे से शांत पहाड़ी गांव में थे, बाहरी दुनिया की खबरों से बेखबर। अगली सुबह गांव में दिन जल्दी खत्म होता है और रात भी जल्दी शुरू।
उस दिन बस 9 बजे तक ही पूरा माहौल शांत हो चुका था। जहाँ सब थककर जल्दी सोने की तैयारी में थे, वहीं श्रुति और नताशा के बीच नहाने को लेकर झगड़ा हो गया। पुराने किसान ने जो खाद इस्तेमाल की थी, उसकी गंध के चलते नताशा को ज्यादा देर नहाना पड़ा, लेकिन श्रुति को उसकी बदबू बहुत खराब लग रही थी। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो वो तंज कसने लगी। नताशा, जो कभी जिंदगी में किसी ने टोका तक नहीं था, अब ऐसे ताने सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई। उसने भी कटाक्ष से जवाब दिया। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। जब तक कि युवराज ने बीच बचाव नहीं किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मगर इन सब से बेखबर माही और मिथा तो कब का गहरी नींद में सो चुकी थीं। अगली सुबह जैसे ही भोर हुई, पड़ोस के मुर्गे दीवार पर चढ़कर बांग देने लगे। उनकी आवाज सुनकर माही उठ गई। वो चुपचाप उठी, खुद को धोया, बालों को पीछे बांधा और आंगन में कुछ हल्की कसरत करने लगी। गांव की हवा एकदम ताजा थी। ये शांत जीवन उसे अच्छा लग रहा था। पिछली जिंदगी में वह बस दूसरों की चीजें पागती रही थी, लेकिन अब वह खुद के लिए जी रही थी और इस सादगी में भी खूबसूरती देख पा रही थी। तभी गुड मॉर्निंग, पीछे से रुद्रांश की आवाज आई। वो कमरे से बाहर आया और देखा कि माही बिना मेकअप के हल्की मुस्कान के साथ सुबह की धूप में नहाई हुई सी खड़ी थी। वो कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर अचानक थोड़ा असहज होकर गुड मॉर्निंग कहा। माही को हैरानी हुई। उसे नहीं लगा था कि रुद्रांश इतना जल्दी उठेगा। ये जानती थी कि ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी देर से सोते और देर से उठते हैं। फिर उसे याद आया कि अब वो इंडस्ट्री बदल चुका है। अब एक्टिंग की दुनिया में समय का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। शायद इसलिए उसने अपनी आदतें बदल ली होंगी। ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? दोनों आंगन में खड़े थे। माहौल थोड़ा अजीब सा था। रुद्रांश को समझ नहीं आया कि क्या बोले, तो उसने ब्रेकफास्ट का सवाल उठा दिया। पता नहीं, थोड़ा सा चावल बचा था, उसी से खिचड़ी या दलिया बना लेंगे, पर लगता है पेट नहीं भरेगा। माही ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। प्रोडक्शन टीम की ओर से कोई भी आज के काम या नाश्ते का इंतजाम लेकर नहीं आया था। शुक्र है माही ने थोड़ा चावल बचा कर रखा था, लेकिन उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में इस दिन उन्होंने खेतों में काम किया था और सिर्फ दलिया से पेट भरना नामुमकिन था। इसी बीच रुद्रांश, माही, तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गए? एक चहकती हुई पर बनावटी सी मीठी आवाज गूंजी नताशा की। रुद्रांश ने झट से माही के करीब आकर खड़ा हो गया, जैसे खुद को नताशा से दूर करना चाहता हो। पर नताशा ने ये देखकर सोच लिया कि माही जानबूझकर रुद्रांश को रिझा रही है। वो भी जल्दी से उनके पास आ गई। माहौल में अब और तनाव बढ़ने वाला था। कमेंट कीजिए अगर ये स्टोरी पसंद आई तो, ताकि आगे भी कंटिन्यू रहे। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।